दक्षिण पूर्वी राजस्थान का एक जिला है झालावाड़। इस झालावाड़ जिले में एक स्थान आता है गागरोण, और यहीं गागरोण में एक दुर्ग बना हुआ है जिसको गागरोण का दुर्ग कहा जाता है। कभी रियासत काल में यह स्थान बहुत सामरिक महत्व का हुआ करता था, इसीलिए इस स्थान पर अधिकार करने के लिए अनेकों लड़ाइयां हुई। मुगल शासक अकबर का भी यहां पर अधिकार रहा। भारत में सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का भी यहां पर अधिकार रहा। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा का भी यहां पर अधिकार रहा। गागरोण के दुर्ग में 2 बार शाके भी हुए, मतलब एक ऐसा युद्ध जिसमें महिलाओं ने जौहर कर लिया, वो जिंदा अग्नि कुंड में कूद गई और मृत्यु को गले लगा लिया, ताकि जिस शत्रु ने उन पर आक्रमण किया है, हमला किया है, उनके हाथ में उन महिलाओं का मृत शरीर भी ना लगे। तो इस वीडियो में हम राजस्थान के एक महत्वपूर्ण दुर्ग गागरोण दुर्ग के इतिहास के संबंध में बात करने वाले हैं कि इसका क्या इतिहास रहा, किसके द्वारा बनाया गया, कौन कौन से शासकों ने यहाँ शासन किया, इसके निर्माण की अवधि क्या रही, और यहाँ इसको लेकर जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उसके संबंध में, और यहाँ जो शाका हुआ उसके बारे में। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गागरोण के दुर्ग की भौगोलिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसके इतिहास की ओर चलेंगे। तो यदि आप गागरोण का दुर्ग भ्रमण करना चाहते हैं तो सबसे पहले राजस्थान में आइए, और राजस्थान का एक दक्षिण पूर्वी जिला है झालावाड़, वहां पर जाइए। झालावाड़ में ही एक स्थान आता है गागरोण, जो मुख्य झालावाड़ शहर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी गागरोण स्थान पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसको गागरोण का दुर्ग कहा जाता है। ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो जैसा एक सोर्स जहां से हमको जानकारी मिलती है, वो सोर्स है चौहान कुल कल्पद्रुम। यहां से हमको जानकारी मिलती है कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 12वीं शताब्दी के लगभग अंत में, खींची चौहान शासक थे जिनका नाम था देवन सिंह खींची। उनके द्वारा यहां पर आक्रमण किया गया था। उस समय गागरोण के जो शासक थे वो थे बीजल देव डोडा, और यहां पर 12वीं शताब्दी तक डोडा शासकों का शासन रहा था, डोडा परमार शासकों का शासन रहा था। इसीलिए इसको पहले तो डोडगढ़ कहा जाता था, धूलरगढ़ भी कहा जाता था। लेकिन जैसा हमको चौहान कल्पद्रुम से जानकारी मिलती है कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देवन सिंह खींची के द्वारा जब यहां हमला किया गया तो बीजल देव डोडा को पराजित करके बीजल देव डोडा की हत्या कर दी गई, और देवन सिंह खींची ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर रख दिया गागरोण का दुर्ग। यहां अगर आप भ्रमण करने जाएंगे तो बहुत सुंदर स्थान है। यह गागरोण का किला 2 नदियों के बीच में बना हुआ है। एक नदी है आहू और एक नदी है काली सिंध, और जहां यह मिलती है उसको कहा जाता है, उस स्थान को सामेलनी, मतलब जहां मेल होता है, सामेलनी। तो उसी सामेलनी स्थान पर यह दुर्ग बना हुआ है। इसके 3 ओर जल राशि है, मतलब पानी पानी है तीनों तरफ। इसीलिए इस दुर्ग को जल श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। और जैसा बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जल श्रेणी का दुर्ग है, और अगर गागरोण का दुर्ग वहां पर है तो उसको टिक करना है। थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसके निर्माण के संबंध में हमको थोड़ी अलग अलग जानकारी देखने को मिलती है। कुछ सोर्स तो ये कहते हैं कि इसका निर्माण टुकड़ों में हुआ, धीरे 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 हुआ, और यह निर्माण 7वीं शताब्दी से और लगभग 12वीं शताब्दी तक इसका निर्माण होता रहा। लेकिन यह बात कंफर्म है कि डोडा परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसीलिए पहले इसको गागरोण से पहले डोडगढ़ कहा जाता था, इसको धूलरगढ़ भी कहा जाता था। निर्माण वर्ष के संबंध में कुछ और जानकारी भी मिलती है, जैसा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब ये कहती है कि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। तो कुछ कहते हैं 7वीं से 12वीं तक, कुछ कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में हुआ था। तो खैर बहुत लंबे समय तक इसका निर्माण हुआ था, लेकिन यह कंफर्म है कि डोडा परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। खैर, अब डोडा राजपूतों के हाथों से तो यह दुर्ग चला गया और खींची चौहान शासकों का इस पर अधिकार हो गया। तो जब खींची चौहानों का इस पर अधिकार हुआ तो उनके शासनकाल के दौरान ही यहां पर मांडू या मालवा के शासकों ने 2 बार आक्रमण किए। आक्रमण तो और भी हुए थे, लेकिन 2 बार वो आक्रमण जिसमें महिलाओं ने जिंदा अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।
जिनको गागरोण का शाका कहा जाता है। एक शाका हुआ था सन 1423 ईस्वी में और दूसरा शाका हुआ था सन 1444 ईस्वी में। 1423 वाले की सबसे पहले बात करते हैं। 1423 में जो शाका हुआ, उस समय यहां के शासक थे अचलदास खींची। अगर आप कभी वहां घूमने के लिए जाएंगे तो वहां अचलदास खींची, उनकी रानियों के महल बने हुए हैं। ये वही अचलदास खींची हैं जिनके शासनकाल के दौरान गागरोण का पहला शाका हुआ था 1423 ईस्वी में। इस समय मालवा या मांडू के शासक ने, जिसका नाम था अल्प खां या जिसको होशंग शाह भी कहा जाता था, मालवा या मांडू जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहां के शासक ने 1423 में एक बहुत बड़ी सेना के साथ में यहां हमला कर दिया। और उस सेना की जो साइज है, जो संख्या बताई जाती है, वो 30,000 तक बताई जाती है। यानी 30,000 सैनिकों के साथ में गागरोण के दुर्ग पर हमला किया गया। और यह सेना इतनी बड़ी थी कि अचलदास की सेना के मुकाबले कई गुना थी, लेकिन बावजूद इसके अचलदास ने आत्मसमर्पण नहीं किया। यहां योद्धाओं के द्वारा केसरिया करने का निर्णय लिया गया। केसरिया मतलब केसरिया वस्त्र धारण करो, युद्ध भूमि में कूद पड़ो, या तो जीत जाओ या फिर लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दो। ये हो गया केसरिया। और दुर्ग के अंदर जो जौहर कुंड है, वहां पर लकड़ियों को जलाया गया और एक एक करके जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, वो उस कुंड के अंदर कूदने लगी अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए। इसके पीछे रीजन ये होता था कि जब शत्रु का अगर यहां पर अधिकार हो जाए तो उनका अधिकार होने के बाद भी महिलाओं का शरीर भी, मरी हुई महिलाओं का शरीर भी उनके हाथ में नहीं लगना चाहिए, इसीलिए वो जौहर कर लिया करती थी। यह पहला शाका हुआ था। शाका मतलब केसरिया और जौहर, ये दोनों घटनाएं होती हैं तो इनको शाका कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरे शाके की तरफ चलते हैं। दूसरा शाका हुआ सन 1444 ईस्वी में। और 1444 ईस्वी में यहां के जो शासक थे वो खींची चौहान शासक थे, जिनका नाम था पालहन सिंह। और इस समय मांडू या मालवा के जो शासक थे वो थे महमूद खिलजी फर्स्ट। वहां के अलग अलग शासक हुए, महमूद खिलजी सेकंड भी हुआ है, महमूद खिलजी फर्स्ट भी हुआ है, लेकिन 1444 में ये जो हमला हुआ था गागरोण पर, इस समय मांडू या मालवा के शासक थे महमूद खिलजी फर्स्ट। ये वापस से शाका हुआ, महिलाओं ने जौहर कर लिया, योद्धाओं ने यहां केसरिया किया। लेकिन जो खींची चौहान शासक थे इस समय, पालन सिंह, वो युद्ध के दौरान ही युद्ध भूमि से पलायन करके और छोड़कर चले गए, भाग गए यहां से। मतलब पालन सिंह अपने पिता अचलदास खींची जितने साहसिक नहीं थे, निडर नहीं थे। उनके पिता ने तो अंतिम समय तक युद्ध किया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन पालन सिंह ने प्राणों का बलिदान देने की अपेक्षा युद्ध भूमि से भागना उचित समझा। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि 1423 में जब मांडू के शासक होशंग शाह या जिसको अल्प खां लिखा जाता है, उसका जब गागरोण के दुर्ग पर अधिकार हो गया तो वापस से खींची शासकों के अधिकार में ये कैसे चला गया? क्योंकि 1444 में फिर से खींची शासकों का अधिकार हो गया। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे की ओर लेके चलता हूं। सन 1444 ईस्वी से 7 साल पीछे, मतलब 1437 ईस्वी में, इस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा। और इस समय मांडू या मालवा के शासक थे महमूद खिलजी फर्स्ट। दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था सन 1437 में। किन दोनों के बीच में? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में एक युद्ध हुआ था, खिलजी फर्स्ट के बीच में, जिसको सारंगपुर का युद्ध कहा गया था। और इस सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को बंदी बना लिया था और लगभग 5 से 6 महीने तक बंदी बनाए रखा। और फिर जब महमूद खिलजी ने क्षमा याचना करी तो महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को रिहा कर दिया, छोड़ दिया। तो जब ये इस प्रकार की अव्यवस्था मांडू या मालवा में हुई कि साहब मालवा के शासक को बंदी बना लिया गया है, तो मालवा का तो अब कोई इतना अस्तित्व रहा ही नहीं। इसी बात का फायदा उठाकर जो खींची शासक थे पालहन सिंह, जो अचलदास खींची के पुत्र थे, उन्होंने सन 1437 ईस्वी में गागरोण पर अपना अधिकार कर लिया था। इसीलिए 1437 में गागरोण पर खींची शासकों का पालन सिंह का अधिकार हो गया था। लेकिन बाद में 1444 में फिर से यह क्षेत्र मांडू या मालवा के अधीन हो गया था। यह जो क्षेत्र है बहुत सामरिक महत्व का हुआ करता था, इसीलिए अलग अलग शासकों ने यहां पर अपना अधिकार किया। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाराणा सांगा के शासनकाल की। महाराणा सांगा, जिनका शासनकाल था सन 1509 से और 1528 ईस्वी तक का, उन्होंने गागरोण और चंदेरी, चंदेरी तो वर्तमान में आता है मध्य प्रदेश में,
और गागरोन जैसा मैंने आपको परिचय दे दिया। ये जो स्थान है ये मेवाड़ की भी कौन सी सीमा लगती थी? दक्षिण पूर्वी सीमा लगती थी। तो इस स्थान का जो सामंत नियुक्त किया था वो महाराणा सांगा ने एक व्यक्ति मेदिनी राय को इस स्थान का सामंत नियुक्त कर दिया था। और यही गागरोन स्थान पर सन 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा ने मालवा या मांडू के शासक महमूद खिलजी सेकंड को युद्ध में पराजित किया था। अब कंफ्यूज मत होना, एक तो थे महमूद खिलजी फर्स्ट, वो तो महाराणा कुंभा के समय थे 1437 ईस्वी के समय, और अब है महमूद खिलजी सेकंड जो महाराणा सांगा के समय है। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528। तो सन 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को पराजित कर दिया। कुछ सोर्सेज इस युद्ध को 1518 भी बताते हैं, लेकिन ज्यादातर 1519 कहते हैं। यह युद्ध क्यों हुआ, इस युद्ध के बाद क्या हुआ और किस प्रकार का व्यवहार महमूद खिलजी सेकंड के द्वारा किया गया, तो थोड़ा सा मैं आपको इस इतिहास से भी परिचित करा देता हूं। दरअसल ये जो व्यक्ति है मेदिनी राय, जिसको महाराणा सांगा ने अपना दक्षिण पूर्वी सीमा का सामंत नियुक्त किया था और गागरोन और चंदेरी का एरिया दे दिया था वहां की रक्षा के लिए, तो मेदिनी राय पहले मालवा या मांडू में रहा करते थे और वहां के शासक महमूद खिलजी सेकंड पर मेदिनी राय का बहुत प्रभाव हुआ करता था। मतलब मेदिनी राय ने कह दिया ऐसा करो तो शासक महमूद खिलजी सेकंड ऐसा करता। मेदिनी राय ने कहा नहीं इस प्रकार का निर्णय ले लो तो इस प्रकार का निर्णय ले लिया जाता। इसी की वजह से वहां के जो मुसलमान जो अमीर थे, जो दरबारी थे, वो मेदिनी राय से चिढ़ते थे। हालांकि मेदिनी राय के विरुद्ध महमूद खिलजी सेकंड के कई बार कान भरने की कोशिश की गई, लेकिन महमूद खिलजी सेकंड का बहुत अधिक विश्वास हुआ करता था मेदिनी राय पर। तो वहां के अमीरों ने क्या किया, गुजरात के शासक से सहायता ली और गुजरात के शासक की सहायता से मेदिनी राय को तो मांडू या मालवा से भगा दिया और गुजरात के शासक की सहायता से ही वहां के अमीरों ने महमूद खिलजी सेकंड को अपने अधीन एक शासक बना लिया। मेदिनी राय गए महाराणा सांगा के पास में, तो महाराणा सांगा ने चंदेरी और गागरोन का जो क्षेत्र है वहां का सामंत नियुक्त कर दिया मेदिनी राय को। इसकी वजह से महमूद खिलजी सेकंड मेदिनी राय से नाराज हो गया और गागरोन पर हमला कर दिया। गागरोन पर हमला किया तो महाराणा सांगा ने अपनी फौजें भेजी, हमला हुआ, आक्रमण हुआ, खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद, जैसा हमको राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की किताब से जानकारी मिलती है जिसमें अलग अलग सोर्सेज को रेफरेंस किया गया है, बाबरनामा को भी, और भी कई सोर्सेज हैं, मैं पिक्चर लगा दूंगा, तो वहां से हमको जानकारी मिलती है कि जब खिलजी सेकंड ने, महमूद खिलजी सेकंड ने क्षमा याचना करी कि मुझे छोड़ दो, मैं भविष्य में आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखूंगा, तो महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को रिहा कर दिया। रिहा होते समय खिलजी सेकंड ने एक तो रत्न जड़ित मुकुट भेंट किया महाराणा सांगा को और एक सोने की जो बेल्ट थी वो भेंट करी, लेकिन महाराणा सांगा ने खिलजी सेकंड के एक शहजादे को जमानत के तौर पर अपने पास में रख लिया। कुछ इतिहासकारों के द्वारा महाराणा सांगा के इस कदम की निंदा की, आलोचना की गई है और यह कहा गया है कि महाराणा सांगा ने यहां दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया, जबकि महाराणा सांगा का यह निर्णय अच्छा था, जैसा ज्यादातर इतिहासकार प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अब भविष्य में महमूद खिलजी सेकंड ने कभी भी मेवाड़ की ओर हमला नहीं किया और उसका व्यवहार मेवाड़ के प्रति अच्छा रहा। तो महाराणा सांगा ने जैसा सोचा था कि क्यों ना अपने दुश्मन के प्रति उदार व्यवहार का परिचय देकर उसका दिल जीत लिया जाए, तो वो तो सफल हुए थे, लेकिन इससे पहले जो महाराणा कुंभा थे वो सफल नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्षमा करके छोड़ दिया था खिलजी फर्स्ट को, महमूद खिलजी फर्स्ट को, और बाद में उसने फिर लगातार हमले किए थे, लेकिन महाराणा सांगा के समय ऐसा नहीं हुआ था। खैर, थोड़ी सी और बात करते हैं। यहीं पर अकबर का भी अधिकार हुआ था सन 1562 ईस्वी में, और अकबर का जब यहां अधिकार था तो अकबर ने अपने ही एक दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन के दुर्ग की शासन व्यवस्था सौंप दी थी। दरअसल बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, जो विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान थे, कवि थे और अकबर की सेवा में थे। सन 1570 में, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, सन 1570 में जब नागौर का दरबार लगा था, तो नागौर दरबार में बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो उसके बाद से ही पृथ्वीराज राठौड़ को मुगल सेवा में भेज दिया गया था और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं, अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, उपन्यास लिखे गए हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जब अकबर ने गागरोन के दुर्ग की व्यवस्था का कार्यभार
पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा तो यहीं पर रहते हुए उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना की है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कुछ ग्रंथ जो लिखे गए उनका नाम ध्यान रखना और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप ध्यान रखना। कौन कौन से ग्रंथ लिखे? एक तो वेली कृष्ण रुक्मणीरी, कहां लिखा गया? ऐसा बताया जाता है कि इसको गागरोन के दुर्ग में लिखा गया। इसी ग्रंथ के संबंध में दुर्सा आढ़ा ने यह कहा है, दुर्सा आढ़ा एक कवि में, चारण कवि, उन्होंने कहा है इसको पांचवा वेद। तो पूछा जाता है कि वेली कृष्ण रुक्मणीरी को पांचवा वेद की संज्ञा किसने दी है? दुर्सा आढ़ा ने दी है। क्या है साहब इसमें? वेली कृष्ण रुक्मणीरी में इसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का प्रसंग इसमें लिखा गया है। इसके अतिरिक्त तो कुछ और इनकी रचनाएं हैं पृथ्वीराज राठौड़ की। एक तो दशम भागवतरा दोहा, इसके अतिरिक्त गंगा लहरी, ये आप ध्यान रखना। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोन्स, और ये किसने कहा है? डॉक्टर टेसी टोरी ने। पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोन्स किसने कहा? तो डॉक्टर टेसी टोरी ने कहा। कुछ और बातें ध्यान रखना। पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल भी कहा जाता है, थोड़ा सा जानकारी रखिए। चूरू के, राजस्थान के चूरू जिले के एक कवि थे कन्हैया लाल सेठिया। इन्होंने एक रचना लिखी थी, एक इनकी रचना थी पाथल और पीथल। पाथल तो महाराणा प्रताप को कहा गया और पीथल या पीतल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर आप जाएंगे तो गागरोन दुर्ग के पास में ही काली सिंध नदी के किनारे एक महान संत की छतरी बनी हुई है, जिसको राजस्थान का जो दर्जी समुदाय है वो अपने आराध्य देव के रूप में पूजता है, और वो हैं संत पीपा, जिनको पीपा जी कहा जाता है। कौन थे संत पीपा जी? थोड़ी सी जानकारी लीजिए। संत पीपा जी गागरोन के शासक थे, राजा थे। ऐसे राजा थे जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया और सन्यासी बन गए थे। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची, खींची चौहान शासक थे। इनके पिता का नाम था कड़ावा राव खींची, इनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती। लेकिन जब इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया तो उनके प्रभाव से इन्होंने राजपाट को छोड़ दिया, सन्यास धारण कर लिया। और जब ये सन्यास धारण करने के लिए गए, मतलब राजपाट छोड़ा, तो साथ में अपनी छोटी पत्नी सीता को भी ये लेकर चले गए। पीपा, संत पीपा जो हैं, ऐसा मान्यता है इनके संबंध में कि जब ये सन्यास इन्होंने जब धारण किया तो उस समय अपने जीवन यापन के लिए ये कपड़े सीने का कार्य किया करते थे। इसीलिए जो राजस्थान का दर्जी समुदाय है वो इनको अपने आराध्य देवता के रूप में पूजता है। इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा पर जोर दिया। इनका ऐसा मानना था कि ईश्वर जो हैं उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, इन सब का विरोध किया, जैसा ज़्यादातर जो लोक संत हुए हैं उनके द्वारा जैसा किया गया है। इनसे संबंधित कुछ बातें ध्यान रखना। राजस्थान के कुछ स्थान हैं जहां पर इनके मंदिर बने हुए हैं। एक तो समदड़ी स्थान पर, समदड़ी आता है राजस्थान के बाड़मेर में। एक मसूरिया स्थान पर, यह आता है जोधपुर में। और एक इनकी गुफा है जिसको संत पीपा की गुफा कहा जाता है, जहां पर इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। यह टोंक जिले के टोडा स्थान पर आती है। लेकिन ध्यान रखना, इनकी जो छतरी बनी हुई है वो छतरी बनी हुई है गागरोन में काली सिंध नदी के किनारे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर आप जाएं गागरोन के दुर्ग में तो सूफी संत की एक दरगाह बनी हुई है जिसको मिठे शाह की दरगाह कहा जाता है, या सूफी संत हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह जिसको कहा जाता है। शाहजहां के समय ये जो किला था गागरोन का किला, इसको कोटा के महाराव मुकुंद सिंह को सौंप दिया गया था। और जब तक राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ तब तक ये कोटा राज्य के अधीन ही रहा। ध्यान रखना, पहले ये जो रियासत थी यहाँ केवल हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी रियासत हुआ करती थी। लेकिन 1631 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां ने बूंदी राज्य से अलग करके कोटा राज्य बनाया, मतलब कोटा रियासत बनाई। बूंदी के शासक थे रतन सिंह। रतन सिंह के पुत्र थे माधो सिंह। माधो सिंह को कोटा का शासक बनाया था। तो 1631 में बूंदी से अलग होकर कोटा रियासत बनी थी। और इसी कोटा रियासत के आगे जो शासक हुए थे मुकुंद सिंह को ये गागरोन का किला दे दिया गया था। और ये बाद में गागरोन का किला कोटा राज्य के अंतर्गत ही रहा। एक नाम और ध्यान रखना जो मेरे दिमाग से मिस हो गया था, कि जब महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा 1444 ईस्वी में इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया गया था तो इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम रखा गया था मुस्तफाबाद। तो कौन कौन से नाम हो गए इसके? डोडगढ़, धूलरगढ़, इसके अतिरिक्त गागरोन और मुस्तफाबाद।
यहीं पर जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो कुछ दरवाजे बने हुए हैं, उसमें मुख्य दरवाजा है गणेश पोल, भैरव पोल। इसके अलावा एक दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जिसको मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा यहां पर बनवाया गया था। उम्मीद है ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। अब कोई नया विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।